वो रात मेरे शरीर में आज भी गूंज रही है, जब मेरे ससुर जी की उंगलियां मेरी त्वचा पर सरक रही थीं। गर्मी, बेचैनी और वो छुपी हुई चाहत जो साड़ी के पल्लू के साथ सरक गई थी। क्या मैं रोक पाई? इस कहानी को एक सेकंड भी मिस मत करना। पूरी लास्ट तक जरूर देखें, बहुत जबरदस्त होने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरे पति विवेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। दिन रात लैपटॉप में डूबे रहते हैं। प्यार तो करते हैं, लेकिन वो जुनून, वो स्पर्श जो एक औरत को चाहिए, वो शायद उनके पास कम ही बचा था। उस दिन मैं गांव से लौटी थी। सफर ने थका दिया था। विवेक अपने पुराने दोस्त से मिलने चले गए थे और रात के 11 बज गए थे। फिर भी उनका कोई फोन नहीं आया। मैं कमरे में अकेली लेटी थी। हल्की सी साड़ी पहनी थी, पल्लू थोड़ा सरक गया था। कमरे में गर्मी थी और मेरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी, जैसे कोई अनजाना स्पर्श मुझे छू रहा हो। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने सोचा विवेक आ गए, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने मेरे ससुर जी खड़े थे। उनका नाम राघव था। उम्र करीब 50 के आसपास, लेकिन शरीर अभी भी मजबूत और चेहरा आकर्षक। वो मुस्कुराए और बोले, बेटी, इतनी रात को अकेली? चेहरा देखकर लग रहा है सफर ने काफी थका दिया है। मैंने हल्के से सिर हिलाया। वो कमरे के अंदर आए और बिस्तर के किनारे बैठ गए। उनकी आवाज में वो नरमी थी जो पुरानी यादों को छू जाती है। चलो मैं मालिश कर देता हूँ। पुराने जमाने में तो ऐसे ही होता था। कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ नहीं बोल पाई। उन्होंने मेरे कंधों पर हाथ रख दिया। उनकी उंगलियां धीरे धीरे दबाने लगी। हर दबाव के साथ मेरे शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई। मैंने आंखें बंद कर ली। अरे तुम्हारा कंधा तो बहुत सख्त है, लगता है सालों से किसी ने छुआ ही नहीं। वो हल्के से हंसे। उनकी हथेलियां मेरी पीठ पर सरक रही थी। साड़ी का ब्लाउज थोड़ा ऊपर चढ़ गया था। उनकी उंगलियां मेरी नंगी कमर को छू रही थी। बेटी, नीचे तक दर्द है क्या? बोलो तो अच्छे से दबा दूं। उनकी सांस मेरे कान के पास थी। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने हल्के से हाँ कहा। उनकी उंगलियां मेरी कमर पर गोल गोल घूमने लगी। तुम्हारी कमर तो रेशम जैसी ही नरम है। हर शब्द के साथ मेरे शरीर में आग लग रही थी। मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शरीर बेकाबू हो रहा था। धीरे धीरे उनकी हथेलियां मेरे पेट पर पहुंच गई। साड़ी का पल्लू पूरी तरह सरक चुका था। मैंने आंखें खोली तो देखा वो मुझे गहरी नजरों से देख रहे थे। तुम्हारी आंखें कितनी गहरी है, जैसे कोई राज छुपा हो। मेरी जांघों पर उनकी उंगलियां पहुंची। यहाँ दर्द है ना? चलो ठीक कर देते हैं। वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी बाहर बाइक की आवाज आई। विवेक आ गए थे। राघव जी तुरंत उठे और बोले, अरे विवेक आ गया, मैं जाता हूँ। मैं वहीं लेटी रही। दिल जोरों से धड़क रहा था। वो रात मेरे लिए खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो राघव जी ने खुद चाय बना कर दी। कल रात अच्छी नींद आई? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं शर्मा गई और बस हाँ कह दी। वो बोले, अगर फिर दर्द हो तो बुला लेना। उस दिन से मेरे मन में एक सवाल घूमने लगा। क्या वो जानते हैं कि मेरी बेचैनी सिर्फ थकान की कमी थी? क्या वो भी कुछ महसूस कर रहे थे? दिन बीतते गए। हर शाम जब विवेक ऑफिस से लौटते, मैं सोचती, क्या आज रात फिर वो आएंगे? क्या उनकी उंगलियां मेरी त्वचा पर फिर सरकेंगी? मैं खुद से कहती, नेहा ये गलत है। वे तुम्हारे ससुर हैं। लेकिन जब वो घर में होते और उनकी नजरें मुझ पर टिक जाती तो मेरी सांसें थम सी जाती। एक शाम मैं किचन में खाना बना रही थी। साड़ी का पल्लू कंधे से सरक रहा था। राघव जी पीछे से आए और बोले, बेटी, आज फिर थक गई लगती हो। उनकी आंखों में वही गर्माहट थी। उन्होंने मेरे कंधों पर हाथ रख दिया। इस बार दबाव और भी धीमा और गहरा था। तुम्हारी त्वचा कितनी मुलायम है, जैसे कोई फूल। उनकी उंगलियां मेरी गर्दन पर सरकी, फिर बालों में उलझ गई। उनकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली। शरीर में एक अनजानी लहर उठ रही थी। उस शाम किचन में राघव जी की उंगलियां का स्पर्श मेरे शरीर को पूरी तरह हिला गया। उनकी सांस मेरी गर्दन पर गर्म हवा की तरह पड़ रही थी। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी जांघें हल्के से कांप रही थी। बेटी, तुम्हारी गर्दन भी बहुत तनाव में है, उन्होंने धीरे से कहा और अपनी उंगलियां मेरी गर्दन के पिछले हिस्से पर घुमाने लगे। हर घुमाव के साथ मेरे अंदर एक नई लहर उठ रही थी। मैंने आंखें बंद रखी और महसूस कर रही थी। उनकी हथेलियां मेरी बाहों पर सरक गई, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, जैसे कोई नरम लहर बन रही हो। तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं, जैसे रेशम की लहरें। उनकी आवाज में वो मिठास थी जो मुझे और बेचैन कर रही थी। मैंने हल्के से कहा, बस इतना काफी है, लेकिन मेरी आवाज में वो दम नहीं था। वो हल्के से हंसे और शर्मा क्यों रही हो? मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ।
आजकल की बहुएं इतना काम संभालती हैं, थकान तो लगती ही है। उनकी उंगलियां फिर मेरी कमर पर पहुंच गई। इस बार उन्होंने साड़ी के ब्लाउज के नीचे थोड़ा हाथ डाला। मेरी त्वचा पर उनकी गर्म हथेली का स्पर्श जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने सांस रोकी। यहाँ दर्द है ना? उन्होंने पूछा और धीरे से दबाने लगे। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। किचन में हल्की सी गर्मी थी और उनकी क्लोजनेस मुझे पूरी तरह घेर रही थी। तभी बाहर से विवेक की बाइक की आवाज आई। मैंने झटके से खुद को अलग किया। राघव जी मुस्कुराते हुए पीछे हट गए। विवेक आ गया। मैं बाहर जाता हूँ। उस रात मैं सो नहीं पाई। बिस्तर पर करवटें बदलती रही। विवेक बगल में सो रहे थे, लेकिन मेरे मन में सिर्फ राघव जी की उंगलियां घूम रही थी। मैं खुद से पूछ रही थी, नेहा ये क्या हो रहा है? वो तुम्हारे ससुर हैं। लेकिन शरीर वो गर्माहट भूल नहीं पा रहा था। अगले दिन सुबह मैंने जानबूझकर थोड़ी अच्छी साड़ी पहनी, पल्लू को हल्का सा ढीला रखा। जब राघव जी नाश्ते के लिए आए तो उनकी नजरें मुझ पर अटक गई। बेटी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, उन्होंने कहा। उनकी आंखों में वो चमक साफ दिख रही थी। मैं शर्मा गई, लेकिन अंदर से एक अजीब सी खुशी थी। दिन भर घर के कामों में मैं उनकी नजरों का इंतजार करती रही। शाम को विवेक फिर देर से आने वाले थे। मैं बालकनी में खड़ी थी। राघव जी वहां आए और पीछे से बोले, फिर थकान लग रही है? इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिला दिया। उन्होंने मेरे कंधों पर हाथ रख दिए। इस बार मालिश करने से ज्यादा धीमी गहरी थी। उनकी उंगलियां मेरी पीठ पर नाच रही थी। तुम्हारी त्वचा कितनी गर्म है, जैसे अंदर आग जल रही हो, उन्होंने कान में फुसफुसाया। मेरी सांसें भारी हो गई। उनकी हथेलियां मेरी कमर पर सरकी, फिर जांघों की तरफ। साड़ी का पल्लू फिर सरकने लगा। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन शरीर मानने को तैयार नहीं था। उनकी उंगलियां मेरी जांघों के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ रही थी। बेटी, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो बोलो, मैं और अच्छे से कर सकता हूँ, मैंने कांपती आवाज में कहा। बस हो गया। लेकिन मेरी आंखें बंद थी और शरीर उनकी उंगलियों के स्पर्श का इंतजार कर रहा था। वो हल्के से हंसे और बोले, अभी तो शुरुआत है नेहा। उसके बाद कई दिन ऐसे ही बीते। हर मौके पर वो कोई न कोई बहाना बनाकर मेरे पास आ जाते। कभी चाय देते समय, कभी सामान रखने में मदद करते समय। उनकी नजरें अब मेरे शरीर पर खुलकर टिक जाती। मैं भी अब उनकी नजरों से बचने की कोशिश नहीं करती थी। एक दोपहर जब विवेक ऑफिस गए हुए थे, मैं कमरे में आराम कर रही थी। राघव जी आए और बोले, बेटी, आज पूरी मालिश कर दूं, थकान पूरी तरह उतार दूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बिस्तर पर पलट गई। उनकी हथेलियां मेरी कंधों से शुरू हुई, फिर पीठ, कमर, जांघ तक। हर जगह वो धीरे धीरे दबा रहे थे। उनकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। तुम कितनी सुंदर हो नेहा, तुम्हारा शरीर जैसे कोई फूल हो, उन्होंने फुसफुसाया। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। उनकी उंगलियां अब मेरी जांघों के सबसे संवेदनशील हिस्से की तरफ बढ़ रही थी। गर्माहट मेरे अंदर तक पहुंच रही थी। मैंने खुद को छोड़ दिया। उस दोपहर राघव जी की उंगलियों ने मेरे शरीर को एक नई दुनिया दिखा दी। उनकी गर्म हथेलियां मेरी जांघों पर थी और हर दबाव के साथ मेरे अंदर का तूफान उठ रहा था। मैंने आंखें बंद रखी और बस महसूस करती रही। उनकी सांसें मेरी गर्दन के पास भारी हो रही थी। नेहा, तुम्हारा शरीर कितना जवाब दे रहा है, जैसे सालों से प्यासा हो, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मैं कुछ नहीं बोल पाई। मेरी सांसें इतनी तेज हो चुकी थी कि बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। उनकी उंगलियां धीरे धीरे और अंदर की तरफ बढ़ रही थी। गर्माहट मेरे पूरे अस्तित्व में फैल रही थी। ठीक उसी पल विवेक का फोन बज उठा। राघव जी तुरंत पीछे हट गए। मैंने जल्दी से साड़ी संभाली और फोन उठाया। विवेक बता रहे थे कि आज भी देर से आएंगे। फोन रखते ही मेरी नजर राघव जी पर गई। वो मुस्कुरा रहे थे। बेटी, डर मत, हम दोनों ही जानते हैं कि क्या हो रहा है, उन्होंने कहा और कमरे से बाहर चले गए। उस दिन के बाद मेरी दिनचर्या बदल गई। मैं जानबूझकर ऐसी साड़ी चुनने लगी जो थोड़ी ढीली हो, पल्लू को हल्का सा सरकने वाली रखती। राघव जी भी हर मौके पर मेरे पास आने लगे। कभी किचन में पीछे से आकर कंधे दबाते, कभी बालकनी में खड़े होकर बातें करते हुए मेरी कमर छू जाते। एक शाम बारिश हो रही थी। विवेक ऑफिस में फंसे हुए थे। मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। राघव जी ऊपर आए। भीग जाओगी नेहा, कहते हुए उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। बारिश की बूंदें हम दोनों पर गिर रही थी। उनकी उंगलियां भीगकर मेरी त्वचा पर और नरम लग रही थी। तुम भीग रही हो, उन्होंने कहा और मुझे अपने करीब खींच लिया।
उनकी छाती मेरी पीठ से सट गई। मैंने महसूस किया उनकी धड़कन कितनी तेज थी। उनकी हथेलियां मेरी कमर पर थी। बारिश के पानी के साथ उनकी उंगलियां मेरी त्वचा पर सरक रही थी। तुम्हारी साड़ी भीग गई है, बहुत सुंदर लग रही हो, उन्होंने कान में फुसफुसाया। मेरा शरीर पूरी तरह उनके स्पर्श में घुल रहा था। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन बारिश, उनकी गर्मी और वो पल, सब कुछ अब मुझे खींच रहा था। उनकी उंगलियां मेरी जांघों पर पहुंच गई। साड़ी का कपड़ा भीगकर चिपक गया था। राघव जी, ये ठीक नहीं है, मैंने कांपती आवाज में कहा। क्या ठीक नहीं है बेटी? बस एक प्यार भरा स्पर्श, उन्होंने जवाब दिया और अपनी उंगलियां और धीरे से दबाने लगे। बारिश तेज हो गई। हम दोनों भीग चुके थे। उनकी सांसें मेरे बालों में घुल रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और उनके स्पर्श में खो गई। उस रात विवेक जब लौटे तो मैं पहले से सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन नींद कहाँ थी। राघव जी की उंगलियों की याद बार बार आ रही थी। मैं सोच रही थी क्या मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ, लेकिन हर बार जब वो मेरे पास आते मेरा शरीर उन्हें रोक नहीं पाता था। अगले कुछ दिन और गहरे होते गए। राघव जी अब खुलकर मेरे करीब आने लगे थे। कभी कभी विवेक के सामने भी उनकी नजरें मुझे घूरती। विवेक को कुछ शक नहीं होता था, वो तो अपने काम में डूबे रहते थे। एक दोपहर घर में सिर्फ हम दोनों थे। मैं कमरे में किताब पढ़ रही थी। राघव जी आए और बिस्तर पर बैठ गए। आज कोई बहाना नहीं बेटी, पूरा आराम करा दूंगा, उन्होंने कहा। उन्होंने मुझे पलटाया और अपनी हथेली मेरी पीठ पर रख दी। इस बार कोई रुकावट नहीं थी। उनकी उंगलियां मेरी कमर, जांग और गर्दन हर जगह घूम रही थी। उनकी गर्मी मेरे अंदर तक पहुंच रही थी। तुम कितनी प्यासी हो नेहा, मैं जानता हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी उंगलियों के साथ बहती गई। उस दोपहर राघव जी के स्पर्श ने मेरी सारी हदें तोड़ दी थी। उनकी उंगलियों मेरे शरीर की हर जगह को छू रही थी और मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। उनकी गर्म सांस मेरे कान के पास थी। नेहा, तुम्हें वो खुशी मिलेगी जो तुम्हें सालों से नहीं मिली। मैंने आंखें बंद रखी और उनके स्पर्श में पूरी तरह खो गई। उनकी हथेलियां मेरी जांघों के अंदरूनी हिस्से पर थी। धीरे धीरे दबाव बढ़ाते हुए वो गहराई तक पहुंच रहे थे। मेरी सांसें रुक कर चल रही थी। शरीर में एक अनजानी आग फैल रही थी। राघव जी बस, मैंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मेरी आवाज में कोई विरोध नहीं था। वो हल्के से हंसे। अभी तो शुरुआत है बेटी। उनकी उंगलियां अब मेरे सबसे नाजुक हिस्से को छू रही थी, जैसे कोई गुप्त राज खोल रहे हों। मैंने खुद को उनके हवाले कर दिया। गर्माहट का वो तूफान मुझे पूरी तरह नहला गया। कुछ दिन के बाद हम दोनों के बीच की दूरी पूरी तरह खत्म हो गई। राघव जी अब हर मौके पर मेरे पास आने लगे। विवेक जब ऑफिस होते तो घर में हम दोनों अकेले रहते। कभी किचन में, कभी कमरे में, कभी बालकनी में, हर जगह उनकी उंगलियां मेरी त्वचा पर नाचती। एक शाम विवेक फिर से देर से आने वाले थे। मैंने जानबूझकर हल्का सा मेकअप किया और साड़ी को और ढीला बांधा। राघव जी अब आए और उनकी आंखें चमक उठी। आज तो तुम किसी परी से कम नहीं लग रही, उन्होंने कहा और मुझे अपने करीब खींच लिया। उनकी हथेलियां मेरी पीठ पर थी। इस बार उन्होंने ब्लाउज के हुक खोल दिए। उनकी उंगलियां मेरी नंगी पीठ पर घूम रही थी। तुम्हारी त्वचा कितनी नरम है और गर्म है, जैसे आग और मक्खन का मेल, उन्होंने फुसफुसाया। मैं उनके सीने से सट गई। उनकी धड़कन मेरे सीने से टकरा रही थी। उनकी उंगलियां अब मेरी कमर के नीचे सरक रही थी। साड़ी का पल्लू गिर चुका था। हम दोनों बारिश की तरह एक दूसरे में घुल रहे थे। उनकी सांसें भारी हो चुकी थी। नेहा, तुम मेरी हो, उन्होंने कहा और मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। उस पल मैंने सारी हदें भुला दी। उनकी उंगलियां और उनके स्पर्श, उनकी गर्माहट ने मुझे पूरी तरह अपना बना लिया। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। उसके बाद के दिन और भी खतरनाक हो गए। मैं अब राघव जी का इंतजार करने लगी थी। विवेक के जाने के बाद घर में हम दोनों की अपनी दुनिया हो गई। कभी कभी वो मुझे किचन में पीछे से पकड़ लेते और मेरी गर्दन पर किस करते। कभी बिस्तर पर लिटाकर घंटों मालिश का बहाना करते हुए मुझे अपनी चाहत देते। लेकिन अंदर कहीं डर भी था। क्या विवेक को शक हो जाएगा? क्या कोई देख लेगा? लेकिन जब राघव जी मेरे पास होते तो सारे डर गायब हो जाते। एक दिन विवेक अचानक ऑफिस से जल्दी आ गए। हम दोनों कमरे में थे। राघव जी मेरे ऊपर झुके हुए थे। विवेक की आवाज सुनकर हम चौंक गए। मैंने जल्दी से साड़ी संभाली। राघव जी बाहर निकल गए। विवेक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी नजरें थोड़ी शक भरी थी। उस रात मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन राघव जी ने मुझे आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। धीरे धीरे हमारी ये मुलाकातें और गहरी होती गई। राघव जी ने मुझे वो प्यार और स्पर्श दे रहे थे जो विवेक नहीं दे पाते थे। मैं उनके स्पर्श
की दीवानी हो चुकी थी। उस दिन विवेक के अचानक जल्दी आने के बाद घर का माहौल थोड़ा बदल गया था। विवेक अब पहले से ज्यादा ध्यान देने लगे, लेकिन राघव जी और मेरे बीच का आकर्षण इतना मजबूत हो चुका था कि हम रुक नहीं पा रहे थे। रात को जब विवेक सो जाते तो राघव जी कभी कभी मेरे कमरे में आ जाते। उनकी उंगलियां फिर मेरी त्वचा पर नाचती। नेहा, तुम मेरी जान हो, वो फुसफुसाते और मुझे अपने आगोश में ले लेते। उनकी गर्माहट, उनके स्पर्श और वो गहरी चाहत मुझे रातों की नींद उड़ा देती। मैं अब पूरी तरह बदल चुकी थी। दिन में घर के काम करते वक्त भी मेरे मन में सिर्फ राघव जी होते। उनकी नजरों का इंतजार, उनकी उंगलियों का स्पर्श, ये सब मेरी आदत बन चुका था। एक दोपहर विवेक ऑफिस गए हुए थे। राघव जी मुझे ले गए अपनी पुरानी अलमारी के पास। बेटी, आज कुछ नया ट्राई करें, उन्होंने कहा और मुझे दीवार से सटा दिया। उनकी उंगलियां मेरी साड़ी के अंदर सरक गई। इस बार वो और भी तेज गहरे थे। मेरी सांसें पूरी तरह बेकाबू हो गई। राघव जी, धीरे, मैंने कहा, लेकिन मेरा शरीर उन्हें और पास खींच रहा था। उनकी हथेलियां मेरे सबसे संवेदनशील हिस्सों पर थी। वे धीरे धीरे दबाते, घुमाते और मुझे नई ऊंचाइयों पर ले जाते। मैं उनकी बाहों में पिघल गई। उस पल सिर्फ हम दोनों थे, कोई विवेक, कोई डर, कोई दुनिया नहीं। उसके बाद हमारी मुलाकातें और खुलकर होने लगी। कभी छत पर, कभी स्टोर रूम में, कभी रात के अंधेरे में। राघव जी मुझे वो खुशी दे रहे थे जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उनकी उंगलियां, उनके होंठ और उनका पूरा शरीर अब मेरे लिए जुनून बन चुका था। लेकिन खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। एक शाम विवेक ने मुझे और राघव जी को संदिग्ध हालत में देख लिया। वो चुप रहे, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा साफ था। रात को उन्होंने मुझसे पूछा, नेहा, तुम्हारे और पापा के बीच क्या चल रहा है? मैं डर गई, कुछ नहीं बोली। विवेक ने चेतावनी दी, ध्यान रखना, मैं सब देख रहा हूँ। उसके बाद घर में तनाव बढ़ गया। विवेक अब जल्दी घर आने लगे, लेकिन राघव जी और मैं रुक नहीं पा रहे थे। हमने और ज्यादा सावधानी बरतनी शुरू कर दी। छोटे छोटे इशारे, छुपी मुलाकातें। एक रात जब विवेक सो रहे थे, राघव जी मेरे कमरे में आए। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। उनकी उंगलियां मेरे शरीर पर नाच रही थी। नेहा, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, उन्होंने कहा। मैंने भी उन्हें पूरी तरह अपना बना लिया। लेकिन सुबह विवेक ने सब देख लिया। वो गुस्से में थे। ये क्या हो रहा है इस घर में, उन्होंने चिल्लाकर कहा। राघव जी चुप रहे। मैं रो पड़ी। विवेक ने फैसला किया कि वो अलग रहेंगे। अब सवाल था, क्या हमारी ये गुप्त चाहत घर तोड़ देगी या फिर हम कोई रास्ता निकाल पाएंगे? विवेक के गुस्से के बाद घर में सन्नाटा छा गया। उन्होंने राघव जी से साफ कह दिया, पापा अब बस भी करिए। राघव जी चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में दर्द था। मैं रोती रही। विवेक ने मुझे चेतावनी दी, नेहा, अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो मैं सब छोड़कर चला जाऊंगा। उसके बाद कई दिन तक राघव जी मुझसे दूर रहे, लेकिन दिल नहीं मानता था। उनकी याद, उनके स्पर्श की याद मुझे रातों को जगाए रखती। मैं सोचती, क्या मैंने गलत किया? लेकिन जब वो पास से गुजरते और उनकी नजरें मुझ पर पड़ती तो सारा शरीर फिर से गर्म हो जाता। एक शाम विवेक फिर ऑफिस गए। मैं अकेली कमरे में थी। राघव जी धीरे से आए। नेहा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, उन्होंने कहा और मुझे गले लगा लिया। उनकी गर्म बाहों में मैं पिघल गई। उनकी उंगलियां मेरी पीठ पर, कमर पर और जांग पर घूमने लगी। इस बार स्पर्श में दर्द और प्यार दोनों थे। तुम मेरी हो, उन्होंने फुसफुसाया। मैंने भी उन्हें कसकर पकड़ लिया। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। उनकी उंगलियां फिर मेरी त्वचा पर नाच रही थी। गर्माहट, चाहत और वो गुप्त जुनून, सब कुछ फिर जाग उठा। उस पल हमने सारी दुनिया भुला दी, लेकिन ये आखिरी बार था। अगले दिन विवेक ने फैसला सुना दिया। उन्होंने अलग रहने का प्लान बना लिया। राघव जी को गांव भेजने की बात की। मैं चुप रही, अंदर से टूट चुकी थी। राघव जी जाते वक्त मेरे पास आए। नेहा, जो हुआ वो हमारे दिलों में रहेगा, लेकिन अब रुकना पड़ेगा, उन्होंने कहा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने आखिरी बार मेरे कंधे छुए और चले गए। विवेक के साथ मेरी जिंदगी फिर पटरी पर आने लगी, लेकिन वो गर्म रातें, वो स्पर्श और वो चाहत कभी नहीं भूली। मैं बदल गई थी। अब मैं विवेक को ज्यादा समय देने लगी। धीरे धीरे हमारा रिश्ता फिर से मजबूत हुआ। राघव जी गांव चले गए और कभी कभी फोन पर बात होती, बस हल्की फुल्की। वो अब दूर थे, लेकिन उनकी याद अभी भी मेरे शरीर में गूंजती थी। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी चाहत हमें गलत रास्ते पर ले जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि परिवार, इज्जत और वफादारी सबसे ऊपर होती है। मैंने अपनी गलती समझ ली और आगे बढ़ गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी एक लाइक और कमेंट हमें और अच्छी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए। मिलते हैं अगली कहानी में। टेक केयर।